जापान का अल्टरनेट वर्जन जहां यूनिक पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है जिनके कुछ बुजुर्ग जादुई थे। कहानी की शुरुआत होती है, बाहर का मौसम था और दरख्तों पर चेरी ब्लॉसम महक रहे थे। अब सीन बदलता है और हमें एक बिल्ली को दिखाया जाता है जिसका नाम नोमेरू है। उसे एक लड़की कह रही होती है, ओह तुम जाग गई। और इस लड़की का नाम फ्युत्सुकी है। ये इस कहानी की लीड कैरेक्टर है। वो उसे कहती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, आते हुए तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊँगी। फ्युत्सुकी अपने अपार्टमेंट से निकलती हैं बस पकड़ने के लिए और रास्ते में वो अपने हाई स्कूल की दोस्तों की बातों के बारे में सोच रही होती हैं। वो उससे कहती थी जैसे तुम्हारा बिहेवियर है ना इंट्रोवर्ट होने का, तुम कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना पाओगी। और अब ये फ्युत्सुकी की रियलिटी बन चुकी थी। यही सोचते हुए वो अपने प्लेटफॉर्म से उतरती है और उन्हीं चेरी ब्लॉसम दरख्तों के नीचे से होती हुई जा रही होती है। तभी फ्युत्सुकी को ठंडी हवाएं महसूस होने लगती हैं और जब वो आगे चल के देखती है तो एक लड़का उसे नजर आता है जो कि अपनी टांगें बर्फ में जमाए वहाँ खड़ा होता है और ठंडी हवाएं प्रोड्यूस कर रहा होता है। फ्युत्सुकी उसके पास जाकर इन सब की वजह पूछती है तो वो लड़का हिंगड़ू से बताता है कि आज उसकी कंपनी में उसका पहला दिन है, इस वजह से वो बहुत नर्वस है। वो जब भी नर्वस होता है तो इसी तरह बर्फ में जम जाता है और ठंडी हवाएं प्रोड्यूस करता है। फ्युत्सुकी अपने पर्स में से बोतल निकालती है चाय की और गर्मा गर्म चाय उसके बर्फ पर डालती है, लेकिन इससे भी उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद वो उसे एक कप चाय पीने के लिए देती है, जिसे पीने के बाद हिंगड़ू नॉर्मल हो जाता है। हिंगड़ू बताता है कि वो स्नो वुमेन का डिसेंडेंट है, इसलिए उसके इमोशंस बर्फ की सूरत में निकलते हैं। तो इस बार फ्युत्सुकी उसे कहती है क्या इस तरह के लोगों को सिर्फ विंटर सीजन पसंद है। तो हिंगड़ू उसे कहता है कि नहीं, ज़रूरी नहीं, हमारे पास वक्त हो तो हम स्प्रिंग सीजन को भी इंजॉय करते हैं। इसके बाद हिंगड़ू उसे बाय कहकर ऑफिस के लिए निकलता है। यहाँ फ्युत्सुकी भी अपने ऑफिस के लिए निकलती है, लेकिन जब वो जा रही होती है तो वो ये सोचती है कि कैसे उसकी फ्रेंड्स कहा करती थी कि उसे कभी कोई पसंद नहीं आएगा, लेकिन इस आइस बॉय की तरफ मेरा अट्रैक्शन कैसा था। और यहाँ हिंगड़ू भी यही सोच रहा होता है कि वो लड़की कितनी काइंड थी, काश मैं उसके साथ दोबारा मिल सकूं। जब हिंगड़ू अपने ऑफिस पहुंचता है तो वो वहाँ उस लड़की फ्युत्सुकी को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। दोनों ने एक ही ऑफिस में ज्वाइन किया होता है, दोनों एक दूसरे के कॉलीग्स बन गए। वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हिंगड़ू एक्साइटमेंट में बर्फ निकालने लगता है। अभी वहाँ पर एक लड़की कामोरी द फॉक्स गर्ल वहाँ पर आती है। वह हिंगड़ू को बर्फ निकालते हुए देखकर अपने कान और पूंछ निकालकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है कि मैं फॉक्स वुमेन की डिसेंडेंट हूँ। ये सुनने के बाद फ्युत्सुकी कहती है कि यहाँ पर क्या मैं ही एक नॉर्मल ह्यूमन की डिसेंडेंट हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो अपना नाम सिजिमा बताता है और वो उससे कहता है कि मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन का डिसेंडेंट हूँ। ये सभी इस कंपनी में न्यू ज्वाइन हुए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जैसा कि फ्युत्सुकी ने नोमेरू से कहा था कि वो उसके लिए कुछ लेकर आएगी, तो वो उसके लिए स्नैक्स लेकर आती है। वो उसे बताती है कि उसका आज का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। और यहाँ दूसरी तरफ हिंगड़ू सोच रहा होता है कि अब मुझे जॉब पर जाने की इतनी जल्दी क्यों है। अगले दिन ऑफिस में फ्युत्सुकी हिंगड़ू की टेबल पर फ्लावर्स की फोटो देखकर कहती है क्या तुम्हें फ्लावर्स पसंद है। तो उस पर वो कहता है कि हाँ मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन मैं इन्हें छू नहीं सकता क्योंकि जब भी मैं इनको छूता हूँ तो ये बर्फ़ से जम जाते हैं, इसलिए मैं इनके करीब नहीं जाता और इन्हें दूर से ही देखकर खुश हो जाता हूँ। अगले दिन ऑफिस में फ्युत्सुकी हिंगड़ू को स्ट्रॉ से भरा हुआ एक बैग देती है और उसे कहती है कि इससे तुम फ्लावर्स को छू सकते हो जिससे वो फ्रीज नहीं होंगे। पहले तो वो बहुत हैरान होता है, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है ये सोचकर कि कोई उसकी इतनी परवाह कर रहा है। उसके जाने के बाद वो खुशी से सारा माहौल बर्फीला बना देता है। हिंगड़ू को बिल्लियाँ नहीं पसंद थी। बिल्लियों के पास आते ही वो बर्फ़ प्रोड्यूस करने लगता है, जिसे देखकर बिल्लियाँ उससे दूर भाग जाती हैं। और जब वो ये बात फ्युत्सुकी को बताता है तो फ्युत्सुकी कहती है मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है। अगले दिन वो उसको अपनी बिल्ली की मूंछों के बाल देती है और वो कहती है कि इससे तुम्हें ये महसूस होता रहेगा कि बिल्ली तुम्हारे आसपास है, जिससे तुम्हें बिल्ली की आदत हो जाएगी। इससे तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकोगे। इसके बाद जब तुम बिल्ली के पास जाओगे तो तुम बर्फ़ प्रोड्यूस नहीं करोगे। और वैसे भी कैट विस्कर्स लकी चार्म की तरह होते हैं। हिंगड़ू को तो ये देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि फ्युत्सुकी उसकी इतनी मदद कर रही है। इसके बाद हिंगड़ू भी फ्युत्सुकी को रिटर्न गिफ्ट देने के बारे में सोचता है और कुछ दिन बाद वो उसे डेजर्ट ऑरेंज पिस्ताचियो गिफ्ट करता है। इसे देखकर फ्युत्सुकी कहती है कि ये तो आउट ऑफ स्टॉक्स था ना, तुम्हें कैसे मिला। तो इस पर हिंगड़ू से कहता है कि शायद मैं लकी था। हिंगड़ू इसे उस दिन से ढूंढ रहा था जिस दिन से फ्युत्सुकी ने उसे कहा था कि मैं इसे टेस्ट करना चाहती हूँ। यहाँ तक कि उनके को-वर्कर्स को भी ये बात पता चल गई थी कि ये दोनों एक दूसरे को कितना नाइसली ट्रीट करते हैं। एक दिन उनके ऑफिस के बॉस उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हिंगड़ू ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो दिए हैं, जिसकी वजह से उसे सारा काम दोबारा नए सिरे से करना पड़ेगा। और यहाँ उदास बैठा हिंगड़ू अपने आप को चुपचाप ग्लू में रखकर काम कर रहा होता है। और यहाँ फ्युत्सुकी उसे झांक कर पूछती है कि क्या तुम आज देर तक काम करोगे। तो हिंगड़ू उसे कहता है कि हाँ मैंने गलती की है तो मुझे सुधारनी पड़ेगी। फ्युत्सुकी उसे कहती है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद हिंगड़ू की ग्लू पिघल जाती है और वो उसे कहता है कि नहीं, गलती मैंने की है तो इसे ठीक भी मैं ही करूँगा। इसके बाद सभी वर्कर्स अपने अपने घर जाने लगते हैं कि थोड़ी देर बाद फ्युत्सुकी उसे उसके गालों को लगाते हुए एक ठंडा ड्रिंक देती है और कहती है कि ये तो तुम्हारी मदद कर ही सकता है, ये ड्रिंक तुम्हारी काम में हेल्प करेगा, कल मिलते हैं। इसके बाद हिंगड़ू अपने काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करता है। अगले दिन ऑफिस में हिंगड़ू देखता है कि उसका को-वर्कर सिजिमा, जिसकी तबीयत कुछ नासाज है, वो उसे एक ठंडा बर्फीला स्कार्फ देता है और उसे कहता है कि तुम आज छुट्टी क्यों नहीं ले लेते।
सिजिमा कहता है अभी मेरे बहुत से काम बाकी हैं। तो इस पर हिमुरू उसे कहता है कि लाओ मैं तुम्हारे साथ मिलकर इन्हें जल्दी खत्म करता हूँ। उसे सिजिमा की हेल्प करते हुए फित्सुकी देख रही होती है और वो हिमुरू के पास आकर उसे कहती है कि तुम कितने काइंड हो ना हिमुरू। ये सुनने के बाद हिमुरू खुशी से छोटे छोटे स्नोमैन प्रोड्यूस करता है। उसे स्नोमैन प्रोड्यूस करते हुए देखकर सिजिमा सोचता है ये आदमी भले ही बाहर से कितना बर्फीला हो लेकिन इसका हार्ट कितना वार्म है। हिमुरू को इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए 1 महीना गुजर गया होता है और वो घर बैठकर फित्सुकी की दी हुई चीज़ों को देखकर स्कैट विस्पर, सोडा कैन इसके बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ अपने डिसीजन को लेकर के मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। इसी तरह फित्सुकी भी ये सोच रही होती है कि ये 1 महीना कितनी जल्दी गुजर गया। अगले दिन ऑफिस में बॉस सभी न्यू एम्प्लॉय को बिजनेस ट्रिप ओकिना भेजने का प्लान बना रहे होते हैं। ऑफिस में सभी लोग ओकिना बिजनेस ट्रिप की बात सुनकर काफ़ी खुश होते हैं हिमुरू को छोड़कर। तो ओकिना और उस जगह के बारे में सुनकर ही उदास और डिप्रेस्ड हो गया। वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि अगर मैं वहाँ गया तो सारी ट्रिप का मज़ा ख़राब हो जाएगा और मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करता। दूसरी तरफ सिजिमा और कामोरी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि ये ट्रिप 4 दिन का होने वाला है। जब सभी लोग ट्रिप की बात डिस्कस कर रहे होते हैं तो फित्सुकी को बर्फीली हवाएं महसूस होती हैं। वो जाकर देखती है तो हिमुरू सीढ़ियों पर बैठा होता है जिसके पैर फिर से बर्फ़ में जम गए होते हैं। वो उसके पास जाती है और उससे नर्वस होने की वजह पूछती है और ये भी पूछती है कि तुम बाकियों की तरह एक्साइटेड क्यों नहीं हो। हिमुरू कहता है कि दोनों सवालों का एक ही जवाब है कि मैं ओकिना नहीं जा सकता। फित्सुकी उसे कहती है क्यों, तुम वहाँ पर क्यों नहीं जाना चाहते। हिमुरू कहता है कि एक खूबसूरत रिजॉर्ट, ब्लू ओशियन, वाइट सैंड, अगर ये सब मैं देखूंगा तो ये मेरे दिमाग पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालेंगी जिससे हो सकता है कि मैं खुद को कंट्रोल ना कर पाऊँ और वहाँ पर एक बर्फीला तूफान ले आऊँ। लेकिन क्योंकि ये एक बिजनेस ट्रिप है और अगर मैं वहाँ ना गया तो इसमें मेरा ही नुकसान है, इस वजह से मैं बहुत नर्वस हूँ। इसकी बात सुनकर फित्सुकी रात भर जागकर उसके लिए इंटरनेट पर बहुत से तरीके ढूंढने लगती है और अगले दिन वो हिमुरू को एक डबली जैसी चीज़ देती है जिसको पकड़ के इधर उधर करने से उसमें से समुद्र की लहरों जैसी आवाज़ें आती हैं। हिमुरू को ये देते हुए कहती है कि इससे तुम पहले खुद को उस एनवायरनमेंट में ढाल लो जिससे तुम्हें वहाँ जाकर ओवर एक्साइटमेंट नहीं होगी। हिमुरू बिल्कुल ऐसा ही करता है और शुरू में तो वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ प्रोड्यूस करता है। फिर वो उसे आस्ता आस्ता घर में और ऑफिस में यूज़ करता है ताकि वो फित्सुकी के साथ वहाँ पर जा सके। आखिर को ट्रिप का दिन आता है और हिमुरू ने खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में ढाल लिया होता है। वो सब एक बस से ओकिना शहर में एंटर करते हैं और एक होटल में चेकिंग करते हैं। सभी एम्प्लॉइज़ का प्लान था सबसे पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करना, फिर बीच पे घूमना और उसके बाद शॉपिंग करना। कामोरी कहती है अभी दोपहर का वक्त है और धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई है, मैं तो खुद को बीच पे जाने से रोक ही नहीं पा रही। फिर ये लोग बीच पर आते हैं जहाँ कामोरी और सिजिमा बीच पर मस्ती कर रहे थे और फित्सुकी और हिमुरू बैठकर जूस एंजॉय कर रहे थे। फित्सुकी उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है, तो हिमुरू उस पर कहता है कि हाँ उस डबली से काफ़ी असर हुआ है मुझ पर। फित्सुकी उसे बात लेने के लिए कहती है तो इस पर हिमुरू कहता है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि अगर वो इतनी धूप में बाहर निकलेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। और उसकी ये बात सुनने के बाद फित्सुकी को पता चलता है कि हिमुरू मेल्ट भी हो सकता है। फित्सुकी उसे इस ट्रिप के बारे में बनाई हुई प्लानिंग के बारे में बताती है और जिसे देखकर हिमुरू कहता है कि तुमने तो इस ट्रिप के बारे में काफ़ी डिटेल में प्लानिंग करके रखी हुई है। हिमुरू मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं कितना लकी हूँ कि मैं इनके इस प्लान का हिस्सा बनूंगा और इस पर वो खुशी से ठंडी हवाएं प्रोड्यूस करने लगता है कि तभी वो उन्हें कंट्रोल करते हुए सोचता है कि नहीं, मुझे इस ट्रिप के ख़त्म होने तक अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो ये एक स्नो स्टॉर्म में भी बदल सकता है। रात को हिमुरू टॉय स्टोर में कुछ क्यूट खिलौने देख रहा होता है। वो उनमें से एक की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो वो देखता है कि उसकी तरफ एक और हाथ बढ़ रहा है और जब वो ऊपर देखता है तो वो फित्सुकी का हाथ होता है। हिमुरू उसे कहता है कोई बात नहीं, ये आप रख लो, तो उस पर फित्सुकी उसे कोई दूसरा टॉय चूज कर देती है। इस पर हिमुरू इतना खुश हो जाता है कि उसने तकरीबन स्नो स्टॉर्म क्रिएट कर ही दिया था, लेकिन वो सिर्फ स्नोफॉल बन के बरसा और वहाँ के टूरिस्ट ये देखकर हैरान थे कि यहाँ पे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी भी है। शॉप से निकलते हुए फित्सुकी हिमुरू के खुद पे कंट्रोल करते हुए तारीफ करती है। अगले दिन जब हिमुरू सो के उठता है तो वेदर रिपोर्ट आ रही थी कि आज ओकिना में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। ये सुनने के बाद हिमुरू जल्दी से भागता है और एयर कंडीशनिंग स्पॉट ढूंढने लगता है। फिर वो अपने लिए कुछ ठंडी चीज़ें और आइसक्रीम लेने के लिए जाता है। वो होटल के बाहर एक दुकान में आता है और दुकानदार उसे कहता है कि सारी आइसक्रीम तो बिक गई। हिमुरू शॉपकीपर से किसी दूसरी दुकान के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक दुकान है जहाँ से तुम्हें आइसक्रीम मिल जाएगी। दुकान से होटल लौटने तक टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि हिमुरू को होटल के गार्डन में ही रुकना पड़ता है और वो मेल्ट होकर एक बच्चा बन जाता है। और यहाँ पर फित्सुकी सुबह से हिमुरू को ढूंढ रही थी क्योंकि उसने कहा था कि हम ट्रिपर्स साथ घूमेंगे। वो उसे होटल में ढूंढ रही होती है। होटल में ढूंढते हुए सिजिमा के पास आती है तो इस पर सिजिमा बताता है कि वो सुबह वेदर रिपोर्ट सुनकर ही काफ़ी घबरा गया था। वो पास में ही किसी दुकान पर गया था कुछ चीज़ें लेने के लिए, लेकिन उसके बाद से वो मुझे नज़र नहीं आया। फित्सुकी को हिमुरू की बातें याद आती हैं कि वो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने पर मेल्ट भी हो सकता है। वो उसे फ़ौरन ढूंढने होटल से बाहर जाती है। जब वो गार्डन के पास से गुजर रही होती है तो हिमुरू उसे आवाज़ें देता है। पहले तो फित्सुकी उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है, फिर वो उसकी एक फ़ोटो लेती है और उसे कहती है कि तुम तो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे बन गए हो। तो इस पर हिमुरू उसे कहता है कि हाँ, टेम्परेचर बढ़ने पर मैं इस तरह छोटा बच्चा बन जाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर फित्सुकी उससे उसे ठीक करने का तरीका पूछती है तो हिमुरू उसे बताता है कि मुझे सबसे पहले ठंडा होना पड़ेगा नॉर्मल होने के लिए, और यहाँ 2 किलोमीटर तक कोई भी ठंडी चीज़ या आइसक्रीम नहीं मिलेगी।
तो इस पर फ्युत्सुकी उसे हौसला देती है और उसे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं बस अभी आई। फिर थोड़ी देर बाद ही फ्युत्सुकी आइस क्यूब्स और आइसक्रीम उसके लिए लेकर आती है। तो इसे देखकर हिमरू कहता है कि ये तुम्हें कहाँ मिली। तो वो कहती है कि ये होटल में एज अ डेजर्ट सर्व हुई है। हिमरू आइसक्रीम खाने लगता है तो इस पर फ्युत्सुकी बैठकर उसके पास उसे घूर रही होती है। तो हिमरू उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। तो फ्युत्सुकी उसे कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो दरअसल तुम बहुत क्यूट लग रहे हो आइसक्रीम खाते हुए। उसे फ्युत्सुकी कहती है मुझे माफ़ करना, क्या मैं इस छोटे बच्चे को सर पर थोड़ा सहला सकती हूँ, और मैं दुआ करूंगी तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओ। हिमरू कहता है हाँ ठीक है, और जैसे ही फ्युत्सुकी अपना हाथ उसके सर पर रखकर सहलाती है हिमरू नॉर्मल हो जाता है। तो इस पर फ्युत्सुकी उसे कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। दोनों बैठकर ये सोच रहे होते हैं कि ये सब कुछ आइसक्रीम की वजह से हुआ या फ्युत्सुकी के उसके सर पर सहलाने की वजह से। सीन शिफ्ट होता है और अब एक बार का सीन दिखाया जाता है जहां बॉस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ चेयर करते हुए कहते हैं कि ये ट्रिप तो काफ़ी अच्छा गुजरा, सभी वर्कर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया। कमोरी कहती है कि मुझे तो यहाँ पे आकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन मुझे यहाँ का फायरवर्क्स भी देखना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके लिए पहले से ही टिकट बुक करनी पड़ती है। ये सुनने के बाद फ्युत्सुकी सबको टैक्सी से होटल ना जाने और पैदल चलने के लिए बोलती है। फिर ये इन सबको एक ऐसे स्पॉट पर लेकर आती है जहाँ से फायरवर्क्स काफ़ी आसानी से नज़र आ रहे होते हैं। वो कहता है कि ये आपको कैसे पता चला। तो उस पर वो कहती है कि जब मैं अपने रूटीन्स प्लान कर रही थी तब मुझे इस स्पॉट के बारे में पता चला था। इस स्पॉट के बारे में सिर्फ यहाँ के लोकल्स लोग ही जानते हैं। कमोरी यहाँ पर बहुत खुश होती है और साथ में ही एक फ़ोटो भी क्लिक करती है, और उसके साथ फ्युत्सुकी भी एक फ़ोटो क्लिक करती है कि तभी उसे अपने फ़ोन में हिमरू के बच्चे वाली फ़ोटो नज़र आती है और वो खुद से कहती है कि मैं इसे सीक्रेट ही रखूँगी। ये देखकर हिमरू सोच रहा होता है कि सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है और मैं उम्मीद करूँगा मैं अगले साल भी इसी ट्रिप पर फ्युत्सुकी सन के साथ यहाँ पर आऊँ। सभी वर्कर्स अपने होम टाउन में वापस आ जाते हैं। इस पर बॉस कहते हैं कि अब ट्रेनिंग खत्म हो गई है, तक आप जिसके साथ काम कर रहे थे वो टेम्परेरी थे, अब सभी को उनकी परमानेंट टीम प्रोवाइड की जाएगी और ये आपको मेल कर दिया जाएगा। और यहाँ घर आके हिमरू को बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। ये सोच रहा होता है कि क्या आप फ्युत्सुकी सन मेरी टीम में नहीं रहेगी। वो उसके साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोच रहा होता है और अपने ही घर में एक बर्फीला तूफान ले आता है। फिर उसका ध्यान फ्युत्सुकी की दी हुई कैट विस्कर पर जाता है, जिसको देते हुए उसने कहा था कि लकी चार्म की तरह काम करेगा। वो उसको हवा में उठाते हुए कहता है कि ओ गॉड प्लीज़ बस एक दफ़ा मेरी बात सुन ले। और दूसरी तरफ हम फ्युत्सुकी को देखते हैं जो बात लेकर अपने कमरे में आती है और उसकी कैट एकदम मज़े में सो रही होती है। वो अपने फ़ोन को देखती है जिस पर उसने फायरवर्क के टाइम खींची हुई फ़ोटो को अपने वॉलपेपर पर लगाया हुआ था। उस फोटो को देखकर सोच रही होती है कि मुझे पहले कभी किसी के साथ इतना अच्छा फील नहीं हुआ। मैं उम्मीद करूँगी कि हम एक ही टीम में हों। कि तभी हिमरू को एक ईमेल आता है और वो उसे डरते डरते खोलता है, और उसे खोलने के बाद उसकी टीम में फ्युत्सुकी का भी नाम लिखा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हो जाता है। इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो छोटे छोटे स्नोमैन प्रोड्यूस करने लगता है और ऊपर वाले को उसकी दुआ को फ़ौरन सुनने के लिए शुक्रिया अदा करता है। अगले दिन ऑफिस में हिमरू फ्युत्सुकी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वो सिर्फ उसकी टीम में नहीं बल्कि उसके साथ स्पॉट में बैठकर काम करने वाली थी। वो सोचता है कि फ्युत्सुकी से बेहतर तो कोई हमसाया हो ही नहीं सकता, और ये सोचते हुए वो बर्फीला तूफान ले आता है। और जब वो तूफान ला रहा होता है तो इस पर कामोरी उसे कहती है कि कंट्रोल हिमरू कंट्रोल। घर आकर हिमरू सोच रहा होता है कि मैं कितना डफर हूँ, फ्युत्सुकी ने मेरी कितनी मदद की, ओकिना में मुझे मेल्ट होने से भी बचाया, और बदले में मैंने उनके साथ क्या किया। फिर वो उसे रीपे करने के तरीके ढूंढ रहा होता है। फिर उसके सामने एक आर्टिकल आता है जिसे उसे एक आइडिया आता है कि वो उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट में ट्रीट दे। अब उसे फ्युत्सुकी की फेवरेट डिश के बारे में जानना था, तो वो लंच टाइम में फ्युत्सुकी और कामोरी की चुप कर बातें सुनता है। वहाँ उसे पता चलता है कि फ्युत्सुकी को तो सभी चीज़ें पसंद है, मतलब फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज़, सब कुछ। इस पर वो सोच रहा होता है कि फ्युत्सुकी के साथ तो पिकी गर्ल है ही नहीं। वो सोच रहा होता है कि वो उसे किस जगह पर लेकर जाए, इस होटल में या उस होटल में, और यही सोचते हुए वो जमना शुरू कर देता है। तो इस पर सिजिमा से पूछता है कि भाई तो ठीक तो है ना। तो हिमरू से बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। कि जब भी शाम को हिमरू घर आता है तो घर आकर उसने डिसाइड कर लिया होता है कि उसने फ्युत्सुकी किसान को कहाँ लेकर जाना है। अगले दिन वो फ्युत्सुकी किसान से उसकी मर्जी पूछने वाला था, और इसी नर्वसनेस में उसने खुद को जमा लिया था। फिर फ्युत्सुकी वहाँ पर आती है और उससे उसके जमने की वजह को पूछती है, तो वो उसे कहता है कि दरअसल मैं कुछ सोच रहा था। इस पर फ्युत्सुकी उसे कहती है कि ये आजकल कुछ ज़्यादा ही होने लगा है, तुम ठीक तो हो ना। तो हिमरू उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे पाँव थोड़े से अकड़ गए हैं जमे रहने की वजह से। फिर फ्युत्सुकी उसका फुट मसाज करते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे प्रेशर पॉइंट्स का बहुत अच्छे से पता है। वो उससे कहती है कि ये फ़ौरन ठीक हो जाएगा। इस पर हिमरू हिम्मत करते हुए पूछता है क्या आज रात हम डिनर करने रेस्टोरेंट जा सकते हैं। मुझे एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता है। उसकी प्रपोजल सुनकर फ्युत्सुकी एकदम से हैरान हो जाती है। हिमरू कहता है कि मैं बस आपको रीपे करना चाहता हूँ मेरी इतनी मदद करने के लिए। फ्युत्सुकी उसे हाँ तो बोल देती है, लेकिन उसके जाने के बाद सोचती है क्या उसने मुझे अभी डेट के लिए ऑफ़र किया है। हिमरू रेस्टोरेंट में फ़ोन करके अपने और फ्युत्सुकी की 2 सीट्स बुक करवा रहा होता है, और तब उसे रियलाइज़ होता है कि क्या वो उसके साथ डेट पर जा रहा है। ऑफिस के बाद दोनों रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आते हैं और फ्युत्सुकी को डिशेस काफ़ी पसंद आती हैं। हिमरू ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसको डिशेस काफ़ी पसंद आई, और वो उसकी आंखों में देख रहा होता है, और वो दोनों फिर बात ही नहीं कर पाते। दोनों ही वहाँ पे बैठे मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि क्या हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि दोनों ने यहाँ पर आने से पहले किसी को क्लियर नहीं किया होता कि दोनों डेट पर आए हैं या सिर्फ एज अ कॉलीग डिनर पर।
कि तभी फित्सुकी को एक कॉल आता है जिसे अटेंड करने के लिए वो बाहर चली जाती है और वेटर हिमरू से पेमेंट लेते हुए पूछता है कि सर क्या आप डेट पर आए हैं। हिमरू से कहता है कि हाँ मैं डेट पर आया हूँ। इससे पहले कि वो आगे कुछ पूछता वेटर के पीछे से फित्सुकी निकलती है और वो उसे पूछता है कि क्या आपने सब सुन लिया। तो इस पर फित्सुकी कहती है कि हाँ मैंने सुन लिया। ये सुनकर हिमरू काफ़ी घबरा जाता है और उस घबराहट में वो कुर्सी से ही नीचे गिर जाता है। अगले दिन ऑफिस में ब्रेक टाइम में कामोरी फित्सुकी से पूछती है कि तुम्हारी हिमरू के बारे में क्या फीलिंग्स हैं। और यहीं दूसरी तरफ सिजिमा और हिमरू वहाँ से गुजर रहे होते हैं कि वो वहाँ पर छुप कर उनकी बातें सुनने के बारे में सोचते हैं। फित्सुकी कामोरी से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं हिमरू के क्लोज हूँ, क्योंकि अभी तक तो हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज नहीं किए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो ऑफ डेज में क्या करता है। हिमरू सिर्फ उसकी बातें ही सुनकर खुश हो जाता है। इस पर सिजिमा उसे कहता है कि क्या तुम दोनों ने अभी तक एक दूसरे का नंबर भी नहीं लिया। फित्सुकी और हिमरू दरअसल दोनों ही इंट्रोवर्ट पर्सन हैं और इस बात से अनजान है कि कैसे एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, लेकिन दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उसी शाम जब हिमरू फित्सुकी के साथ जा रहा होता है तो वो उससे उसका नंबर मांगता है। फित्सुकी ने अपनी डीपी में अपनी कैट नोमिरो का फोटो लगाया होता है, तो उसको देख के हिमरू पूछता है कि ऐसा क्यों। तो फित्सुकी कहती है क्या मुझे चेंज करनी चाहिए। हिमरू कहता है नहीं अच्छा है। तो इस पर फित्सुकी कहती है अच्छा तो ठीक है, फिर मैं घर जाके तुम्हें अपनी नोमिरो के साथ एक फ़ोटो भेजूंगी। घर जाके फित्सुकी हिमरू को अपनी नोमिरो के साथ एक फ़ोटो भेजती है, जिसे देखकर हिमरू काफ़ी ओवरजॉय होता है और अपने ही घर में एक बर्फ़ का तूफान ले आता है। अगले दिन हिमरू बहुत खुश होता है कि वो ऑफिस के काम के साथ साथ अपनी छोटी छोटी बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी तरफ फित्सुकी सोच रही होती है कि इतनी प्रोग्रेस तो शायद ठीक है हम दोनों के बीच में। इस सुबह हिमरू को फित्सुकी का मैसेज आता है गुड मॉर्निंग, आज मैं जॉब के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस पर हिमरू भी उसका मैसेज देख के काफ़ी एक्साइटेड होकर ऑफिस के लिए निकलता है। यहाँ ये दोनों लंच तक काम करते हैं और उसके बाद हिमरू फित्सुकी से टाइम पूछता है और फिर वो देखता है कि फित्सुकी ने फायरवर्क के टाइम जो फोटो ली थी वो अपनी वॉलपेपर पे लगाई हुई है। उस पर फित्सुकी उससे कहती है कि मुझे लगता है मुझे ये फोटो लगाने से पहले सबसे पूछना चाहिए था। तो इस पर हिमरू कहता है कि नहीं वो इवेंट था ही इतना यादगार, और खुश होते हुए लंच के लिए जाता है ये सोचते हुए कि मैं फित्सुकी के साथ उस वॉलपेपर में हूँ। उसके जाने के बाद फित्सुकी अपने मोबाइल का लॉक खोलती है। उसके मेन डिस्प्ले पे उसके ओकिना में जब वो मेल्ट हो गया था वही बच्चे वाली फ़ोटो लगी होती है। उस पर फित्सुकी कहती है कि शुक्र है उसने ये फ़ोटो नहीं देखी। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर सिजिमा, कामोरी और हिमरू बात कर रहे होते हैं कि तभी गेट ओपन होता है और एक न्यू बंदा आता है कटोरी, जिसने एक वीक पहले ही इस कंपनी को ज्वाइन किया होता है। वो फ्यूनिक्स का डिसेंडेंट है और हिमरू का पुराना दोस्त भी। कामोरी से पूछती है कि इससे पहले तुम क्या जॉब करते थे। तो इस पर कटोरी से बताता है कि पहले मैं आर्ट की जॉब करता था, और उन्हें कुछ सैंपल्स दिखाता है और उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ। कि तभी उसकी सीनियर तुनासी यहाँ आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहती है चलो मेरे साथ, हमें राउंड पर जाना है। कटोरी कहता है फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय। तो कटोरी अपनी सीनियर से पूछता है क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने जाओगी। तो इस पर तुनासी उसे बोलती है कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे तुम। इधर हिमरू ब्रेक से वापस आ रहा होता है तो वो गलती से फित्सुकी से टकरा जाता है, जिससे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं। फिर वो उसके डॉक्यूमेंट्स उठाने में उसकी मदद करता है और उससे माफ़ी मांगता है। तो उसमें हिमरू एक पिक्चर की प्रोमो देखता है जो किटन बेस्ड थी। तो फित्सुकी उसे फ़ौरन से छुपाते हुए उसे कहती है क्या तुमने उसे देख लिया। तो उसमें हिमरू कहता है हाँ वो किसी मूवी का प्रोमो था ना। तो फित्सुकी कहती है कि हाँ ये इसके सेकंड पार्ट का प्रोमो था, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने थिएटर में देखा था, तब मेरे आसपास सिर्फ बच्चे ही थे। तो इस बार क्या तुम मेरे साथ ये मूवी देखना चाहोगे। तो इस पर हिमरू कहता है हाँ क्यों नहीं। इस पर फित्सुकी उसे ये कहकर चली जाती है कि फिर इसका पहला पार्ट देख लेना। तो शाम को हिमरू घर जाते ही उस मूवी का पहला पार्ट देखता है और उसका पहला पार्ट देखने के बाद फित्सुकी को मैसेज करता है कि मैंने जस्ट अभी ही उसका पहला पार्ट ख़त्म किया है, इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। तो इस पर फित्सुकी उसे कहती है व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी स्टोरी रिवाइज करने के लिए अभी वही मूवी देख रही थी। ये बात सुनकर हिमरू काफ़ी खुश होता है कि इसका मतलब हम दोनों एक ही टाइम पर एक ही मूवी देख रहे थे। फित्सुकी उसे कहती है तो फिर मैं सीट बुक कर दूँ ना, तुम्हारी सीट को लेकर कोई चॉइस तो नहीं है ना। तो इस पर हिमरू कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बुक कर दो। फित्सुकी कहती है ठीक है फिर सीट साइड बाय साइड ही है। हिमरू सोचकर बहुत खुश होता है कि वो उसके साथ मूवी देखने जाएगा। उसके बाद वो ये देखने लगता है कि वो मूवी देखने के बाद और कहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके माइंड में डिनर करने के बारे में ख्याल आता है, लेकिन फिर उसे उस दिन का इंसिडेंट याद आता है तो वो इस प्लान को कैंसिल कर देता है। अगले दिन फित्सुकी येलो ड्रेस पहनकर सिनेमा पहुंचती है और हिमरू से पूछती है क्या मैं लेट तो नहीं हो गई। तो हिमरू कहता है नहीं मैं ही जल्दी आ गया था। इन्हें थिएटर में जाते हुए इनका कोलीग सिजिमा देख लेता है, जो कि यहाँ पर एक दूसरी मूवी देखने आया होता है। और इनको देखने के बाद वो कहता है काश मेरे साथ भी कोई मूवी एंजॉय करने आया होता। उसके साथ वाली सीट खाली होती है और वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर कौन बैठेगा कि तभी एक्सक्यूज़ मी करते हुए वहाँ पर एक लड़का आता है जो और कोई नहीं उसकी कंपनी का नया कोलीग और हिमरू का दोस्त कटोरी होता है। कटोरी से देखकर कहता है तुम पिजिमा हो ना। तो सिजिमा उसे कहता है कि नहीं सुइजिमा, लेकिन तुम मुझे सिजिमा कह के बुला सकते हो। तो कटोरी कहता है हाँ वही वही। इतनी देर में मूवी स्टार्ट होती है और सिजिमा ये सोच रहा होता है कि मुझे किस बेवकूफ़ के साथ बैठकर ये मूवी देखनी पड़ रही है। थिएटर में इतनी सीट्स खाली पड़ी हैं, इसको यही सीट लेनी थी। और उधर दूसरी तरफ फित्सुकी मूवी को एंजॉय करके मुस्कुरा रही होती है और उसे देखकर हिमरू
खुश हो रहा होता है। मूवी एंड होती है एक इमोशनल सीन के साथ और उसे देखकर फ्यूत्सुकी रो पड़ती है। हिमुरू उसे रोते हुए देखकर उसके आंसुओं को साफ करने के लिए जल्दी से अपनी पॉकेट में रुमाल ढूंढता है। फिर वो रुमाल फ्यूत्सुकी को देता है कि लो अपने आंसू को पोंछ लो। मूवी के बाद फ्यूत्सुकी उससे पूछती है क्या तुम्हें नहीं रोना आया। हिमुरू कहता है कि हाँ, मूवी की एंडिंग वाकई इमोशनल थी। इस पर फ्यूत्सुकी से कहती है कि जब तुम नर्वस होते हो तो तुम बर्फ़ प्रोड्यूस करते हो, लेकिन जब तुम इमोशनल होते हो तो तुम क्या करते हो। तो इस पर हिमुरू कहता है कि ये एक सीक्रेट है। तो ये सुनने के बाद फ्यूत्सुकी कहती है कि अब तो मुझे तुम्हें रोते हुए देखने का दिल कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन ऑफिस में हिमुरू को ओवर टाइम करने के लिए मिलता है, लेकिन जब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि फ्यूत्सुकी को भी ओवर टाइम करने के लिए मिलता है। वो सोच रहा होता है कि पहले तो मुझे ओवर टाइम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अगर ये ओवर टाइम फ्यूत्सुकी के साथ करना पड़े तो मैं इसे खुशी खुशी करूँगा। फिर हिमुरू फ्यूत्सुकी के लिए कॉफ़ी लेने जाता है और एक्साइटमेंट में वो मग को ही जमा देता है। फ्यूत्सुकी उसे बताती है कि आज मुझे कामोरी ने डिनर पे इनवाइट किया था, लेकिन आज ही मुझे ओवर टाइम करने के लिए मिल गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम कामोरी को देखते हैं जिसने सीजिमा को बुलाया था। वो उसे कहती है कि कुछ एक्स्ट्रा मत समझना, मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज फ्यूत्सुकी सन नहीं आई। फिर उन्हें रास्ते में कटोरी और तानुसी भी मिलते हैं जो उन दोनों को रेस्टोरेंट में ज्वाइन करते हैं। फिर कामोरी वहाँ पर सीजिमा से कल देखी हुई मूवी के बारे में पूछती है। इधर हिमुरू फ्यूत्सुकी को उदास बैठा देख ये सोच रहा होता है कि मुझे उससे बोरिंग फील नहीं करवाना चाहिए। सीजिमा जब मूवी के बारे में बता रहा होता है तो वो साथ ये भी जिक्र करता है कि मैंने थिएटर में हिमुरू और फ्यूत्सुकी को भी देखा। ये सुनने के बाद कामोरी कहती है कि क्या वो मूवी डेट पे गए थे और आज भी वो दोनों ओवर टाइम एक साथ कर रहे हैं। उन दोनों के लिए तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। और यहाँ पर हिमुरू और फ्यूत्सुकी वर्ड्स गेम खेलते हुए एंड अप कॉल का वेट कर रहे होते हैं। गेम खेलने में इन दोनों को बहुत मज़ा आ रहा होता है और वहाँ रेस्टोरेंट में वो सब बात कर रहे होते हैं कि शायद वो दोनों कोई हॉरर मूवी देखने गए होंगे। वो लोग इस बारे में सोचते ही नहीं कि वो किटन मूवी भी देख सकते हैं। और यहाँ फ्यूत्सुकी को कॉल आता है जिसे वो अटेंड करती है और हिमुरू सोचता है कि शायद अब फ्यूत्सुकी का काम खत्म हो गया है, शायद अब वो यहाँ से चली जाएगी। कॉल एंड करने के बाद फ्यूत्सुकी उसे कहती है कि मेरा काम और बढ़ा दिया गया है। इस पर हिमुरू खुश तो होता है मगर अपनी खुशी को उसके आगे जाहिर नहीं होने देता। इसके बाद फ्यूत्सुकी हिमुरू के साथ एक पिक्चर गेम खेलती है जिस पर दोनों ने एक दूसरे के लिए ड्राइंग को ड्रॉ किया था। इधर कामोरी को फ्यूत्सुकी का मैसेज आता है जिसमें वो अपनी लगाई न्यू डीपी के बारे में उससे पूछती है जो हिमुरू ने उसके लिए बनाई थी। और दूसरी तरफ हिमुरू फ्यूत्सुकी की बनाई हुई ड्राइंग को कटोरी को सेंड करता है और उसे पूछता है कि ये मेरी डीपी पे कैसी लगेगी। कटोरी ये सब देखकर खुश होते हुए उसे कहता है शाबाश मेरे दोस्त, अब लग रहा है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। उसकी इस खुशी की वजह जब सारे पूछते हैं तो वो उन सबको बताता है कि हिमुरू ने अपना रिलेशनशिप में प्रोग्रेस की है। इधर दोनों उनके रिप्लाई का वेट कर रहे होते हैं मगर वो किसी को भी रिप्लाई नहीं देते बातें करने के चक्कर में। कि तभी जिस एंड अप कॉल का ये इंतजार कर रहे होते हैं वो कॉल आखिर इन्हें आ जाती है और इन दोनों का ओवर टाइम यही खत्म होता है। हिमुरू फ्यूत्सुकी से कहता है कि अब काफ़ी लेट हो चुका है और घर जाके तुम्हारा खाना बनाने का भी दिल नहीं करेगा, तो क्या हम दोनों बाहर डिनर कर सकते हैं। पर फ्यूत्सुकी कहती है हाँ ठीक है, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर दोनों अपने अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुमने रिप्लाई क्यों नहीं दिया। दोनों उनको उनके रिलेशनशिप के प्रोग्रेस के लिए कांग्रेट्स कहते हैं और कामोरी उससे पूछती है कि एंगेजमेंट पार्टी कब दे रही हो। अगले दिन कैफेटेरिया में हिमुरू और फ्यूत्सुकी अपना लंच खत्म करके बैठे ही थे कि वहाँ पर कामोरी आ जाती है अपने इंस्टेंट नूडल लेकर और कहती है वो थोड़ा मैं ज़रा लेट हो गई। हिमुरू से पूछता है क्या ये तुम्हारा फेवरेट है, तो इस पर कामोरी कहती है हाँ वो मैं फॉक्स वुमेन की डिसेंडेंट हूँ ना, तो मुझे टोफू बहुत पसंद है। उससे बातें करने के बाद फ्यूत्सुकी और हिमुरू अपने अपने काम पर चले जाते हैं। फिर कामोरी कैफेटेरिया में अकेली बैठकर अपने लंच कर रही होती है कि पीछे से सीजिमा आ जाता है और उसे देख रहा होता है। फिर वो उसके पास जाके उसे कहता है हे कामोरी, तुम्हारी पूंछ बाहर आ गई है। इस पर कामोरी को थोड़ी शर्म आती है मगर वो उससे गुस्से में कहती है कि तुम देख क्यों रहे हो। तो इस पर सीजिमा कहता है क्योंकि तुम दिखा रही हो। इस पर कामोरी उसे कहती है कि वो दरअसल जब भी मैं केयरलेस हो जाती हूँ तो मेरी पूंछ और कान खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। सीजिमा कहता है ये तो बहुत क्यूट है। तो इस पर कामोरी शर्माने लगती है। उसे शर्माता देखकर सीजिमा कहता है मेरा मतलब तुम्हारी पूंछ से था। इस पर कामोरी सीजिमा को कहती है कि सीजिमा इस तरह तो तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलने वाली। तो सीजिमा उसे कहता है हाँ ठीक है, मैंने तुमसे कोई ओपिनियन नहीं मांगा, लेकिन वो उसे मन ही मन में लाइक कर रहा होता है। मेरा मतलब उसकी पूंछ और उसे दोनों को। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हिमुरू देखता है कि जॉर्ज किटन मर्चेंडाइज की प्लेट टोकन कलेक्ट करने पर मिल रही है। ये वही किटन्स होती हैं जिसकी मूवी हिमुरू और फ्यूत्सुकी ने दोनों ने साथ में मिलकर देखी थी। हिमुरू सोचता है कि अगर वो डेली ब्रेकफास्ट में ये खरीदेगा तो जितने दिन बचे हैं इतने दिन में ये टोकन कलेक्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम फ्यूत्सुकी को देखते हैं जो कि सो के उठी है और वो भी वही सेम ब्रेकफास्ट मील बना रही होती है जिसमें वो जॉर्ज किटन प्लेट्स हासिल कर सके। फिर हम कामोरी को देखते हैं जो कि सो के लेट उठी थी और वो ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन उसे अपनी मैचिंग का ड्रेस ही नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। उसे लेट भी हो रहा होता है और उसकी लिपस्टिक भी ख़राब हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो मेट्रो में एडजस्ट होकर ऑफिस के लिए निकलती है। यहाँ हिमुरू को बस स्टॉप पे फ्यूत्सुकी नज़र आती है जिसके पास जाके वो उसे हाय बोलता है और वो दोनों एक साथ ऑफिस जाते हैं। और यहाँ जैसे ही कामोरी ऑफिस पहुँचती है वो अपनी नींद भरी आवाज़ में सबको गुड मॉर्निंग कहती है। फ्यूत्सुकी उसे एक एनर्जी ग्लूकोज की कैंडी देते हुए कहती है कि ये खा लो, इससे तुम्हें थोड़ा बेहतर फील होगा। इस पर कामोरी उसे कहती है थैंक्स फ्यूत्सुकी-सान, तुम मेरी सेवियर हो। और जब वो उसे खोलती है तो उसमें से एक बियर का टॉय निकलता है। तो वो उससे पूछती है इसमें से फॉक्स नहीं निकलते क्या।
कि तभी सीजीमा ऑफिस आता है और सबको गुड मॉर्निंग कहता है। और जब वो कामोड़ी के हाथ में एक क्यूट सा बियर देखता है तो उसे देखकर बोलता है, मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए जब हम ये सब कलेक्ट किया करते थे। इस पर कामोड़ी से कहती है, मैं तो अब भी ऐसी चीज़ें कलेक्ट करना चाहूँगी। फिर अगले दिन जब कामोड़ी ऑफिस आती है तो उसे अपने बियर के साथ एक रैबिट भी नज़र आता है, जिस पर वो बहुत हैरान होती है। अगले दिन एक वुल्फ भी, वो हैरान थी कि ये सब कौन कर रहा है। वो सोच रही होती है कहीं मेरी सेवियर फुत्सुकी तो नहीं कर रही है सब। जब वो जाकर फुत्सुकी को चेक करती है, फुत्सुकी तो वो पैकेट यूज़ ही नहीं करती है। उसका शक हिमड़ो पे जाता है, लेकिन जब वो हिमड़ो को चेक करती है तो वो तो किटन के टोकन इकट्ठे करने में लगा होता है। उसकी कलेक्शन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और वो ऑलमोस्ट पूरा ही होने वाला था। फिर फुत्सुकी की नज़र उसकी कलेक्शन पर पड़ती है और वो उसे कहती है, क्या बात है कामोड़ी, तुम्हारी कलेक्शन तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो इस पर कामोड़ी खुशी से उसे कहती है ना, मुझे नहीं पता कि ये मेरा कौन कर रहा है, ये मेरा कोई सीक्रेट हेल्पर है, मैंने उसका नाम गुलुको फेरी रखा है। कि तभी फुत्सुकी की नज़र हिमुड़ो पर जाती है, जो अपने टोकन्स को देख रहा होता है कि मैंने इन्हें अभी तक कंप्लीट नहीं किया और इन टोकन्स की डेट ख़त्म होने वाली है। जब वो चेक करता है तो वो देखता है कि उसने गलती से एक मंथ आगे की डेडलाइन सोच के रखी हुई थी और उसके बाद वो उदास हो जाता है। यहाँ कामोड़ी को आज एक चिकन टॉय मिलता है जिससे उसका कलेक्शन पूरा हो जाता है, लेकिन वो खुश होने की बजाय उदास हो जाती है कि क्या अब गुलुको फेरी मेरी मदद नहीं करेगा। कि तभी सीजीमा गेट से उसे चिकन टॉय दिखाकर कहता है, तो क्या अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। कामोड़ी ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि मेरा गुलुको फेरी और कोई नहीं सीजीमा है। कि तभी सीजीमा उसे अपने मोबाइल पर दिखाता है कि इसके सेकंड एडिशन में वो लोग फॉक्स भी रखेंगे। कि तभी कामोड़ी से पूछती है कि तुम मेरी सीक्रेटली हेल्प कर रहे थे, लेकिन क्यों। इस पर वो एकदम से खामोश हो जाता है। फिर वो कहता है, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। तो इस पर कामोड़ी कहती है, क्या। तो फिर वो कहता है, फॉक्स को, मैं फॉक्स को बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती है, अच्छा, इसलिए मैं उसे कलेक्ट करने में तुम्हारी हेल्प कर रहा था। दूसरी तरफ हिमरू बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे आज शाम तक जितने टोकन्स चाहिए थे उतने वो कलेक्ट नहीं कर पाता। उसे इस तरह उदास देखकर फुत्सुकी उसे अपने टोकन्स देते हुए कहती है कि ये टोकन्स ऐड कर लो, मैं भी दरअसल यही टोकन्स कलेक्ट कर रही थी। कि उसी वक्त हिमरू वहाँ पर खुशी से एक बर्फीला माहौल क्रिएट कर देता है और वो उसे कहता है कि फुत्सुकी, अब तो तुम मेरी किटन फेरी हो। इसके बाद वो उन टोकन्स को एक्सचेंज करवा कर जॉर्ज किटन की प्लेट लेता है और उसमें से एक प्लेट वो फुत्सुकी को देते हुए कहता है कि एक प्लेट तुम रख लो, क्योंकि इसमें 2 थी। इस पर फुत्सुकी हिमरू का शुक्रिया अदा करती है। कि तभी वहाँ पर भागकर कटोरी आता है और वो कहता है कि गाइस, मुझे तुम लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। हिमरू उसे पहले बिठाता है और पूछता है कि क्या बात है। तो इस पर कटोरी से बताता है कि तोनासी सर अब मुझे इग्नोर कर रही हैं, वो अब मेरे हाथ की बनी हुई चाय भी नहीं पी रही हैं और ना ही अब मुझे अपने साथ राउंड पर जाने के लिए कहती हैं। तो इस पर हिमरू से पूछता है कि और ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर कटोरी बताता है कि वो दरअसल जब से मैंने उन्हें ये कहा है कि मैं ज़िंदगी भर उनके साथ रहना चाहता हूँ और उनके साथ ज़िंदगी गुजारूंगा, तब से वो मुझे इग्नोर कर रही हैं। वो कहता है कि अगर वो ऐसा ही करती रहेंगी तो मैं तो उनके बगैर मर ही जाऊंगा। तो इसमें हिमरू कहता है, यार पहले मेरी पैंट छोड़, उठ के बैठ, फिर मेरी बात सुन। फुत्सुकी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें नापसंद करती हैं, इस वजह से इग्नोर कर रहे हैं। शायद तुम्हें अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा और टाइम लेना चाहिए था। ये बात सुनकर वो फ़ौरन खड़ा होता है अपनी फिनिक्स एनर्जी में और वो बोलता है, क्या वाकई फुत्सुकी किसान वो मुझे इसलिए इग्नोर कर रही हैं। अब तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा और उन्हें अपने ऊपर और प्राउड फील करवाऊंगा और उनका दिल जीत लूंगा। कि तभी वहाँ से ओतोनासी जा रही होती है और वो उसे देखकर बोलता है, हाय ओतोनासी। तो वो उसे पूछती है, कटोरी, कि तुम यहाँ पर फिर से आ गए हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहती है, चलो यहाँ से अपने डिपार्टमेंट में जाओ। तो उस पर कटोरी कहता है, ओतोनासी अभी तो लंच ब्रेक चल रही है। इस पर वो उसे कहती है, ठीक है, फिर मैं राउंड ब्रेक पर जा रही हूँ और तुम मेरे पीछे मत आओ। तो ये देखने के बाद हिमरू कटोरी से पूछता है कि तुम दोनों मिले कैसे थे। इस पर कटोरी ने कहता है कि बहुत लंबी कहानी है यार। तो हिमरू फुत्सुकी को कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो फिर वो कहता है, अरे सुनो तो, इतनी भी लंबी नहीं है। मैं इससे पहले एक रेस्टोरेंट में काम करता था जहाँ के रेगुलर कस्टमर्स में से एक थी ओतोनासी। वो हमेशा अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहती थी और वहीं से मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ और उन्हें अपनी इंस्पायरेशन मान के मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। मैं अपनी एवरेज से भी बहुत कम काम कर पाता था, जिसकी वजह से उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं हो पाती थी और उन्हें मेरी वजह से क्लाइंट से भी माफ़ी मांगनी पड़ती थी। एक दिन हमारे क्लाइंट्स ने हमारे से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके हमारे राइवल से जा मिले, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स भी गिरने लगे। इस पर ओतोनासी ने कंपनी से ये जिम्मेदारी ली कि वो नए क्लाइंट्स को ढूंढ के लेकर आएंगी और उन्होंने मुझ पर फिर से एतमाद किया। कुछ दिन में हमने कई नए क्लाइंट्स जोड़े कंपनी में और जब इस बात का शुक्रिया बॉस मुझसे कर रहे थे तो मैंने बोला कि इन सबका क्रेडिट तो ओतोनासी को जाता है। लेकिन वहाँ पर ओतोनासी तो थी ही नहीं। जब मैंने जाकर उन्हें देखा तो वो तो रो रही थी। उन्हें खुद पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने ये कर दिखाया और तब मुझे पता चला कि जितनी सख्त वो बाहर से दिखती हैं उनका दिल उतना ही नर्म है। और उन्हें इस तरह रोता देखने के बाद से मुझे वो अच्छी लगने लगी और मैं उनकी मोहब्बत में पड़ गया। उसकी कहानी सुनने के बाद फुत्सुकी उससे कहती है कि तुम्हें बस ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कि तभी वो अपने घुटनों पर बैठकर उसे कहता है कि क्या मैं उन्हें ऐसे प्रपोज करूँगा तो वो मान जाएंगी।
मैं तुमसे आखिरी सांस तक मोहब्बत करूंगा। ये सुनने के बाद हिमरू कहता है कि तुमने क्या कहा और तुम किससे कह रहे हो ये सुनने के बाद कटोरी कहता है कि ये ज़रूर काम करेगा, क्योंकि इसे सख्त हिमरू भी गुस्से में आ गया तो ये उन पे तो काम करेगा ही। उसके जाने के बाद हिमरू फ्युत्सुकी से कहता है कि उसे माफ़ कर देना, वो मेरे बचपन से ही ऐसा है, मेरी नाक में दम करके रखता है। इस पर फ्युत्सुकी उसे कहती है कि कितना ही अच्छा होता अगर हम स्कूल में भी एक साथ होते, लेकिन चलो ये भी अच्छा ही है। ऐसे ही ऑफिस का नॉर्मल दिन गुजर रहा होता है कि फ्युत्सुकी हिम्मत करके हिमरू से पूछती है कि तुम मुझसे आई कांटेक्ट करके बात क्यों नहीं करते। इस पर हिमरू से कहता है कि मुझे लोगों से आई कांटेक्ट करके बात करने की आदत नहीं है। तो कामड़ी उसे पीछे मुड़ के कहती है कि कैसा ही हो अगर तुम्हें ये सब फ्युत्सुकी सान सिखाए। इस पर फ्युत्सुकी उसे फ़ौरन से हाँ बोल देती है। तो कामड़ी कहती है ठीक है, फिर तुम धीरे धीरे उसकी तरफ आई कांटेक्ट करके बात करना सीख सकते हो। अगर तुम डायरेक्ट उनकी आंखों में नहीं देख सकते तो तुम नाक के ऊपर वाले हिस्से को देख सकते हो। और फिर इस तरह से फ्युत्सुकी और हिमरू आमने सामने बैठ के एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं और एकदम से वहाँ सन्नाटा छा जाता है। और कुछ ही देर बाद फ्युत्सुकी अपनी आंखें बंद करके कहती है मैं हार गई। पर कामड़ी कहती है क्या ये घूरने का कंपटीशन था। तो इस पर हिमरू भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं ज़रा अभी बाहर से होकर आया। वहाँ से बाहर आकर वो स्नोमैन प्रोड्यूस करते हुए कहता है कि फ्युत्सुकी सान कितनी क्यूट है। कि तभी वहाँ पर बॉस आ जाते हैं और हिमरू को देखकर अपनी पॉकेट में से 2 टिकट निकालते हैं और कहते हैं कि नाकोसमा लैंड की है, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे। इस पर हिमरू कहता है क्या अब मैं बॉस को भी इतना तनहा लगता हूँ कि वो मुझे कंपनी देने के बारे में सोच रहे हैं। पर बॉस उसे कहते हैं कि मुझे ये क्लाइंट ने दिया है, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने सोचा ये मैं तुम्हें दे दूँ। कि तभी पीछे से फ्युत्सुकी आती है और फ्युत्सुकी को देखकर बॉस बोलते हैं कि मेरे पास 2 टिकटें हैं, अगर तुम दोनों साथ में जाना चाहो तो जा सकते हो। इस पर फ्युत्सुकी उन्हें कहती हैं कि मैं कभी वहाँ गई नहीं। तो उसके बॉस कहते हैं कि वहाँ जाने का यही तो सबसे बड़ा रीज़न है। टिकटें देके जब उसके बॉस जा रहे होते हैं तो हिमरू मन ही मन में कह रहा होता है कि ये मेरे बॉस नहीं, एक फरिश्ता है, फरिश्ता। रात साथ ही वो नाकोसमा लैंड जाने की तैयारी करता है क्योंकि वो वहाँ पर फ्युत्सुकी को बिल्कुल भी बोर नहीं होने देना चाहता। और यहाँ फ्युत्सुकी अपनी कैट नोमिरू से कह रही होती है कि कल मैं और हिमरू नाकोसमा लैंड घूमने जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ कामोड़ी हिमरू को उसके डेस्क पर नाकोसमा लैंड जाने की तैयारी करते हुए देखती है और उसे पूछती है हे ये नाकोसमा लैंड जाने की प्लानिंग हो रही है ना। फिर वो उससे पूछती है कि तुम वहाँ किसके साथ जा रहे हो। तो हिमरू कहता है कि मैं फ्युत्सुकी सान के साथ जा रहा हूँ। तो वो कहती है वाओ। वो कहती है तुम्हें पता है कि मैं वहाँ की एनुअल पास होल्डर हूँ। कहती है मुझे वहाँ की सब चीज़ों के बारे में पता है, हर जगह के बारे में पता है, वहाँ तो ये होता है, वहाँ तो वो होता है, वहाँ तो ऐसे होता है। उसकी बातों से पक कर हिमरू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसके मुंह से नाकोसमा लैंड की इतनी तारीफ सुन के फ्युत्सुकी उसे कहती है कि अगर तुम वहाँ जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपना टिकट दे सकती हूँ। कि तभी हिमरू गुस्से वाली शक्ल बना के कामड़ी की तरफ देखता है, लेकिन कामड़ी उससे कहती है नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अपनी सब्सक्रिप्शन है, तुम जाओ उसके साथ। और वैसे भी मैं तो सिजिमा के साथ जाने वाली हूँ। ये सुन के सिजिमा कहता है सच में, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं इस बारे में। कामड़ी उसके पास आके कहती है हाँ क्योंकि ये एक सरप्राइज़ था। तो इस पर फ्युत्सुकी कहती है ये तो बहुत अच्छा हो गया, फिर हम चारों इकट्ठे चलते हैं। फिर ये चारों इकट्ठे वहाँ पर जाते हैं और नाकोसमा लैंड पहुँचकर कामोड़ी सबसे कहती है कि मैं आप सबकी ऑफिशियल टूर गाइड हूँ क्योंकि मुझे यहाँ की हर चीज़ के बारे में पता है। फिर अचानक फ्युत्सुकी की नज़र एक बच्ची पर पड़ती है जो कि बहुत सहमी सी वहाँ पर अकेली खड़ी थी। फ्युत्सुकी हिमरू से कहती है कि मुझे लगता है शायद वो बच्ची खो गई है। फिर वो उस बच्ची के पास जाके पूछती है कि क्या तुम खो गई हो। तो बच्ची कहती है हाँ मेरे पेरेंट्स दरअसल गुम हो गए हैं। फिर फ्युत्सुकी उसे चाइल्ड केयर सेंटर में छोड़ने का सोचती है। इस पर हिमरू भी उसके साथ जाने का फैसला करता है और वो ये कहता है कि फ्युत्सुकी कितनी काइंड है ना। फिर कामड़ी नोटिस करती है कि उसके लेक्चर पर सिर्फ सिजिमा हमें भर रहा है। फ्युत्सुकी और हिमरू तो वहाँ से गायब थे। तो इस पर सिजिमा से कहता है छोड़ो उन्हें भी घूमने दो, और वैसे भी तुम तो यहाँ मेरे साथ आना चाहती थी ना। कामड़ी उसे कहती है हाँ। तो इस पर सिजिमा से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे तुम यहाँ पर अपने मन से नहीं बल्कि ज़बरदस्ती लेकर आई हो। कामड़ी से कहती है नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, चलो तुम्हें घूमना था ना मेरे साथ, आओ घूमते हैं। हाँ चाइल्ड सेंटर वाले कहते हैं कि आप बच्ची को हमारे हवाले कर सकते हैं, हम इसकी मामा को ढूंढ के उस तक पहुँचा देंगे। फिर बच्ची फ्युत्सुकी के पीछे जाकर छुप जाती है। उसको देखकर फ्युत्सुकी कहती है मैं भी इसके साथ ही रुकूंगी जब तक इसकी मामा नहीं आ जाती। तो उस पर हिमरू भी कहता है हाँ क्यों नहीं, हम रुक सकते हैं। फिर वो अपने स्नोमैन बनाकर बच्ची को खुश करता है और इस पर फ्युत्सुकी भी उस बच्ची के साथ खेलती है। कुछ देर बाद उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और वो दोनों उसके पेरेंट्स के हवाले करके हिमरू सिजिमा को कॉल करता है। और यहाँ सिजिमा जानबूझ के हिमरू का कॉल नहीं पिक करता और कामड़ी को भी फ्युत्सुकी के कॉल को पिक करने से मना कर देता है। फ्युत्सुकी हिमरू से कहती है मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अपने साथ साथ मैंने तुम्हें भी कहीं घूमने नहीं दिया। इस पर हिमरू से कहते हैं अरे नहीं, मुझे तो लोगों को देखकर ही बहुत खुशी मिल जाती है। कि यहाँ एक बच्चा अपने पापा को उड़ के दिखा रहा होता है कि ये देखिए पापा मैं उड़ सकता हूँ। तो उसके पापा कहते हैं बेटा ध्यान से, तुम तितली नहीं हो। और इतनी ही देर में वो बच्चा गिर जाता है। फिर हिमरू भाग के उस बच्चे के पास आता है और उस बच्चे को ज़मीन से उठा के कहता है तुम तो ब्रेव बॉय हो। उसके बाद वो बच्चा अपने पापा के साथ चला जाता है। फिर फ्युत्सुकी हिमरू से कहती है अब हम क्या करें। तो हिमरू अपनी पॉकेट में से नोटबुक निकालता है और उसे कहता है कि हम क्रूज़ चलते हैं, वहाँ आसपास के मुल्कों से आई हर नस्ल की बिल्ली देखने को मिलेगी हमें।
कुछ देर वहाँ घूमने के बाद वो लंच करते हैं, जो कि कैट के थीम पर ही बनाया गया था। फिर वो लोग वहाँ पर बिल्लियों का परेड देखने जाते हैं और कुछ देर बाद फ्यूत्सुकी उससे कहती है, यहाँ पर लोग कितने खुश और एंजॉयफुल हैं, तुम सही कह रहे थे, लोगों को खुश देखकर भी बहुत खुशी मिलती है। ये लोग एक झूला झूलते हैं। उसके बाद फ्यूत्सुकी हिमरू से कहती है, क्या तुम्हें कुछ खरीदना है? उसके बाद वो लोग एक गिफ्ट शॉप पे जाते हैं। फ्यूत्सुकी को वहाँ पर एक मैचिंग मग पसंद आता है और वो हिमरू को दिखाते हुए पूछती है कि ये कैसा लग रहा है, हम दोनों के पास दो दो मैचिंग चीज़ें हो जाएंगी। वो उससे कहता है, हाँ वाकई ये बहुत खूबसूरत है, हम दोनों इसे ऑफिस में भी लेकर आएंगे। ये सुनकर फ्यूत्सुकी उसे कहती है, अगर हम ऑफिस लेके गए तो सब लोग क्या कहेंगे, ये हम लोग मैचिंग सेट यूज़ कर रहे हैं। तो हिमरू ये सोचकर मन ही मन में कहता है कि यही सही वक्त है, कन्फेस कर दे हिमरू। वो 2-3 दफ़ा उसे बोलने की भी कोशिश करता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वहाँ पर सिजिमा और कामोरी आ जाते हैं और वो कुछ नहीं बोल पाता। कामोरी से कहती है, जल्दी करो फ्यूत्सुकी, हमें फायरवर्क भी देखने जाना है। फिर ये सब मिलकर फायरवर्क देखने जाते हैं और यहाँ पर एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं। फोटो लेने के बाद सिजिमा बोलता है कि ये तो मुझे ओकिनावा की याद दिला रहा है। इस पर कामोरी बोलती है, हाँ। फिर ये सारे घर जा रहे होते हैं और रास्ते में कामोरी बोल रही होती है, हमने ये किया फ्यूत्सुकी-सान, हमने वो किया फ्यूत्सुकी-सान, जोर जोर से वहाँ पर बोल रही होती है। इस पर फ्यूत्सुकी से कहती है, चुप हो जाओ, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, हिमरू सो रहे हैं।